दुनिया भर में एक से बढ़कर एक जासूसों की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन वहीं भारत में एक महान जासूस भी हुए जिन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। नाम रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया। ब्लैक टाइगर कहे जाने वाले रविंद्र कौशिक 70s के दशक में पाकिस्तानी आर्मी के मेजर पद पर थे। वहां से इन्होंने अपनी बहादुरी और इंटेलिजेंस के चलते भारत को ऐसी ऐसी खुफिया जानकारियां भेजी जिससे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को चकनाचूर कर दिया। इसी ब्लैक टाइगर की खुफिया टिप्स से इंडिया ने 20,000 से ज्यादा सोल्जर्स को बचाया था। रविंद्र का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के गंगानगर गांव में हुआ था। इनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे और पिता के एयरफोर्स में होने के कारण बचपन से ही घर में देशभक्ति का माहौल था। जब रविंद्र छोटे थे तब अक्सर चीन और पाकिस्तान आए दिन इंडिया पर अटैक करते थे, जिससे इनके घर पे अक्सर युद्ध की बातें हुआ करती थी। रविंद्र महज 13 साल के थे जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था, तभी इनके अंदर देश के लिए कुछ करने की जिद पनप उठी। जैसे जैसे रविंद्र बड़े हो रहे थे, इनके अंदर एक्टिंग का हुनर भी बढ़ रहा था। SD विहानी कॉलेज से इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी। रविंद्र को एक्टिंग करने का काफी ज्यादा शौक था और इसी के चलते रविंद्र 1973 की गर्मियों में लखनऊ के एक नेशनल थियोरेटिक फेस्टिवल में अभिनय के लिए आए हुए थे। यह उनके कॉलेज के दिनों की बात है। यहाँ इन्होंने एक भारतीय सेना अधिकारी का मोनो एक्ट किया था। इनकी एक्टिंग को देखने के लिए काफी लोग आए हुए थे और इन्हीं दर्शकों के बीच कुछ रॉ के अधिकारी भी थे। इनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा रियलिस्टिक थी जिसको देखकर रॉ वालों ने इन्हें रॉ ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। रविंद्र ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और यहीं से इनके रॉ की जर्नी स्टार्ट हुई। अब रविंद्र को रॉ की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना था। रविंद्र अपने परिवार को झूठी कहानी बताते हैं कि आगे पढ़ाई और एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली पहुंचने के बाद रॉ की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान रविंद्र को सबसे पहले अपना धर्म बदलना पड़ा, जिससे कभी शक होने पर भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम को सहना ना पड़े। अब रविंद्र का नया नाम नबी अहमद शाकिर पड़ा। रविंद्र को पाकिस्तान की जियोग्राफी को पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया और साथ में लैंग्वेज जैसे उर्दू को पढ़ना और बोलना सिखाया गया। जिस तरह पाकिस्तान के लोग रहते हैं, उनका पहनावा, उनका ढंग भी उन्हें सिखाया गया। रविंद्र को नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, आयतों को याद कराया गया। ये ट्रेनिंग लगभग 2 साल तक चलती रही। ट्रेनिंग जैसे जैसे पूरी हो रही थी, वैसे वैसे रविंद्र पूरी तरह पाकिस्तानी मुस्लिम के रूप में रेडी हो चुके थे। इनकी ट्रेनिंग पूरी होते ही अब समय आ चुका था कि रविंद्र को पाकिस्तान भेज दिया जाए। रॉ वालों के लिए अब थोड़ी दिक्कत होने वाली थी। अगर रविंद्र को इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान भेजा जाता तो पकड़े जाने का खतरा काफी ज्यादा था। इसलिए रविंद्र को पहले नेपाल भेजा गया और यहाँ रविंद्र करीब 1 महीने रुकते हैं और डॉक्यूमेंट और बैकग्राउंड स्टोरी तैयार करते हैं। जैसे जैसे साल का आखिरी महीना खत्म हो रहा था, रविंद्र की नई स्टोरी भी बनकर रेडी हो चुकी थी, नबी अहमद शाकिर। 1975 के शुरुआती साल में ही रविंद्र नाम बदलकर पाकिस्तान में एंटर होते हैं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद वहां के रंग में रंगना आम बात थी। अब इनका मकसद यहाँ से स्टार्ट होता है। रॉ से मंजूरी लेने के बाद रविंद्र ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से प्रैक्टिकल साइंस से BA की डिग्री हासिल की। इसी दौरान काफी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स से इनकी गहरी दोस्ती हो गई। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर से इनके रिश्ते काफी अच्छे थे। इसी के चलते रविंद्र राजनीति और सिस्टम के अंदर समझने लगे और खुफिया जानकारी धीरे धीरे हासिल करने लगे। रविंद्र ने भारत को एक चिट्ठी भेजी जिसमें अदृश्य कोड के जरिए रॉ से पूछना चाहते थे कि उन्हें पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन रॉ ने साफ मना कर दिया क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने का मतलब था कि डॉक्यूमेंट की पूरी तरह से जांच होना और पकड़े जाने का खतरा भी कई गुना तक बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रॉ ने आर्मी ज्वाइन करने की अनुमति दे दी। अब यहाँ से रविंद्र ने आर्मी ज्वाइन करने की तैयारी शुरू कर दी। रविंद्र ने पहले ही अटेम्प्ट में पाकिस्तानी आर्मी में मिलिट्री अकाउंटमेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया। भारत के लिए अब सबसे सुनहरा मौका था क्योंकि अब जो भी पाकिस्तानी आर्मी योजना बनाती, इंडिया को तुरंत इसकी जानकारी मिल जाती। धीरे धीरे प्रमोशंस के चलते ये पाकिस्तानी आर्मी के मेजर रैंक तक जा पहुंचे। इस टाइम इनका उठना बैठना हायर रैंक के ऑफिसर्स के साथ, ISI के नामचीन लोगों के साथ होने लगा। जो भी प्लान्स पाकिस्तानी आर्मी और ISI वाले बनाते, तुरंत उन प्लान्स की इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंच जाती, जिससे इंडिया उस हमले का तोड़ पहले ही निकाल लेता। किसी को किसी प्रकार का शक ना हो, इसलिए इन्होंने वहीं एक पाकिस्तान की लड़की से शादी भी कर ली। अब ये इंडिया का जासूस लिटरली पाकिस्तान का एक हिस्सा बन चुका था। जब इनकी खुफिया जानकारी से भारत को अचानक पता चला कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पे हमला करने वाला है, तुरंत इंडिया ने काउंटर अटैक किया और भारत के 20,000 सोल्जर्स को बचा लिया गया।
इसी के चलते उस टाइम पीएम इंदिरा गांधी ने इन्हें इंडिया का ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया। उस टाइम द ब्लैक टाइगर पूरे भारत के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ट्रेंड कर रहा था। जिस गुमनाम नाम को कोई नहीं जानता था, उस दिनों उन्हें भी जाना जाने लगा। एक हिडन मैन, लेकिन उसका नाम सभी के जुबान पे था, द ब्लैक टाइगर। रविंद्र की वजह से लगातार पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का मिशन फेल हो रहा था। अब आईएसआई को शक होने लगा कि शायद तो कोई डिपार्टमेंट में है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंडिया को सेंड कर रहा है, लेकिन कौन है ये जानना बहुत बड़ी बात थी। पाकिस्तानी आर्मी अपने हर सोल्जर के बैकग्राउंड और डॉक्यूमेंट की छानबीन काफी करीब से कर रही थी, हायर रैंक से लेकर लोअर रैंक तक सभी की। इसी दौरान कुछ एरर मेजर नवी अहमद शाकिर के डॉक्यूमेंट और इनके लोकल रिलेटिव में देखने को मिलता है, जिससे थोड़ा शक पाकिस्तानी आर्मी को इनके ऊपर होता है। लेकिन मेजर जैसे हायर रैंक पे होने की वजह से इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और इन्हें इग्नोर करके और डिपार्टमेंट रिसर्च करने लगती है। कुछ दिन बाद रॉ से खबर आती है कि इंडिया में इनके छोटे भाई की शादी है। उधर ये रॉ को भी एक कोडेड चिट्ठी भेजते हैं कि मैं इंडिया आना चाहता हूँ। रॉ इनके इंडिया आने का अरेंज करता है, लेकिन पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया आना एक सेफ ऑप्शन नहीं था। पहले इन्हें सऊदी अरब लाया गया और फिर वहां से ये इंडिया आए। रविंद्र पाकिस्तानी आर्मी से लीव लेते हैं कि ये हज पर जाना चाहते हैं। हज जाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी इनको एक लंबी छुट्टी देती है। इसके बाद ये पाकिस्तान से सऊदी आते हैं और वहां से रॉ वाले इन्हें इंडिया लेकर आते हैं। इंडिया में सबसे पहले इनकी फ्लाइट दिल्ली लैंड करती है। दिल्ली एयरपोर्ट से रविंद्र को डायरेक्ट रॉ हेड ऑफिस लेके आया जाता है। यहाँ ऑफिस में बैठकर रविंद्र पॉइंट टू पॉइंट पाकिस्तान की आर्मी की हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन रॉ को देती है। यही इनकी मुलाकात एक और नए एजेंट से होती है, जिसको कुछ महीनों बाद पाकिस्तान भेजा जाना था। इस एजेंट की बात अभी आगे वीडियो में होगी। रविंद्र को अपने घर जल्दी पहुंचना था। रविंद्र काफी सालों बाद अपने घर आए थे, इसीलिए शादी की रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। छोटे भाई की शादी हो जाने के बाद अब इन्हें भी शादी कर लेने के लिए घर वाले काफी ज्यादा फोर्स करते हैं। काफी ज्यादा दबाव के बाद रविंद्र सच कह देते हैं कि इनकी शादी एक पाकिस्तानी लड़की से हो चुकी है। इनकी ये बात सुनकर इनके घर वाले काफी नाराज होते हैं, लेकिन बाद में सब खुशी खुशी मान भी जाते हैं। धीरे धीरे अब रविंद्र की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी। अब इन्हें फिर से पाकिस्तान जाने का टेट भी नजदीक आ रहा था। ये इनका आखिरी सफर होने वाला था। इसके बाद रविंद्र दिल्ली रॉक के ऑफिस पहुंचते हैं और दिल्ली से सऊदी की फ्लाइट लेकर सऊदी पहुंचते हैं। फिर सऊदी से डायरेक्ट पाकिस्तान की फ्लाइट से ये पाकिस्तान पहुंचते हैं। वापस पाकिस्तान पहुंचकर ये अपनी आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे भी कोई इंटेल जानकारी मिलती, इंस्टेंट वो इंडिया तक पहुंचा देते। इनका काम एकदम परफेक्ट चल रहा था। लगातार पाकिस्तान का मिशन फेल होता देख पाकिस्तान हायर कमान पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है। चप्पे चप्पे पर अपनी नजर टिकाए पाकिस्तान अगले मूवमेंट का वेट कर रहा था। 1983 के समय इंडिया एक और स्पाई भेजता है, जो कि पंजाब का रहने वाला था। इसका नाम इनायत मसीहा था। इनायत कई बार रॉ के लिए काम कर चुके थे और अब उन्हें अगला टास्क पाकिस्तान में मैसेज पास करने के लिए भेजा गया था। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को पहले से ही खबर लग जाती है और इनायत को बॉर्डर से ही पीछा करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही इनायत कराची पहुंचते हैं, उनको पाकिस्तानी आर्मी पकड़ लेती है। काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी इनायत कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन जब इन्हें और ज्यादा टॉर्चर किया गया तो इन्होंने रविंद्र के बारे में सब कुछ बता दिया कि रविंद्र ही पाकिस्तानी आर्मी में नवी अहमद शाकिर है, जो कि इंडिया का भेजा एक एजेंट है। पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्ट मेजर नवी अहमद शाकिर को पकड़ने के बजाय रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। पाकिस्तानी आर्मी ने इनायत को सेम प्लेस सेम डॉक्यूमेंट के साथ नवी अहमद शाकिर को मिलने के लिए बुलाया, जैसा कि प्लान में था। एक गार्डन में इनायत मेजर का इंतजार कर रहा था और उसी के आसपास पाकिस्तान की आर्मी भी छुपी हुई थी। जैसे नवी अहमद शाकिर आते हैं मिलने के लिए, सेम टाइम पाकिस्तान की आर्मी उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। एकदम से मेजर को समझ नहीं पाते कि कैसे क्या हुआ, लेकिन अब मेजर पाकिस्तान की आर्मी के ट्रैप में फंस चुके थे। इसके बाद करीब 2 सालों तक पाकिस्तानियों ने रविंद्र को काफी ज्यादा टॉर्चर किया। कभी इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो कभी कुछ और। ऐसे ऐसे टॉर्चर किए जिसका जिक्र मैं वीडियो में नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों ने दरिंदगी की हद पार कर दी और कई दिनों तक रविंद्र को भूखा प्यासा रखा। किसी तरह कुछ बता दें क्या इन्फॉर्मेशन इंडिया को भेजी गई थी। रविंद्र ने किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही जबान खोली। जब पाकिस्तान को लगा कि इससे कुछ जानकारी नहीं मिल सकती तो इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन बाद में फांसी को हटाकर इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कई बार इन्हें अलग अलग जेलों में रखा गया, जिससे ये जेल से भाग ना पाए।
कई सालों के बाद किसी तरह से इन्होंने 1985 में चिट्ठी के जरिए अपने घर पे मैसेज भेजा कि किस तरह से ये पाकिस्तान की जेल में बंद है और काफी ज्यादा तबीयत भी खराब है। कई चिट्ठी इंडियन गवर्नमेंट को भी भेजी जिनसे कि गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया और ये भी कहा कि इस नाम का शख्स कभी इंडिया में था ही नहीं। अंत में ये एक लेटर लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस न मिलने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने रविंद्र को कई मल्टीपल जेल्स में रखा और आखिर में रविंद्र को एक टीबी जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है और पहले से ही काफी ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद 1 नवंबर सन 2001 को रविंद्र कौशिक की डेथ हो गई। रविंद्र कौशिक की बताई गई स्टोरी और लेटर की वजह से ही यह जानकारी मिल पाई, वरना ये कहानी ये बलिदान पाकिस्तान की जेल में दबके रह जाती। इनकी बहादुरी की वजह से आज इन्हें इंडिया में जाना जाता है। इनको सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी काफी लोग जानते हैं।